नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद एस्पिरेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम भूगोल विषय पढ़ रहे थे और भूगोल विषय में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भूगोल का बेसिक परिचय पढ़ाया था। उसके बाद में दूसरा वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको थोड़ा भूगोल विषय के थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको सौर मंडल के बारे में बताया था। सौर मंडल के लिए इसलिए बताया था कि सौर मंडल एक ऐसा टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत जो प्रत्येक एग्जाम में आता है और छोटी से लेकर बड़ी एग्जाम सभी एग्जाम में लगभग उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सौर मंडल को मैंने विस्तार पूर्वक बताया। आज उसी सौर मंडल में जैसे कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे छोटे छोटे शब्दावली है, छोटे छोटे शब्दावलियों की परिभाषा है वो छूट गई थी। इसके अलावा जो ग्रह जिनको मैंने बता तो दिया था, लेकिन फिर भी एक बार पर्टिकुलर एक ग्रह को लेकर और उनके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आज बता देता हूं आपको, ठीक है। और या फिर छोटे छोटे शब्दावली जैसे क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, कितनी संख्या है, इसके अलावा निहारिका किसे कहते हैं, ब्लैक होल किसे कहते हैं, तो ये छोटे छोटे शब्दावली है, इनके बारे में पढ़ेंगे आज। तो अपन अपने विषय स्टार्ट करते हैं। कौन से विषय पढ़ रहे हैं? भूगोल। टॉपिक का नाम है सौर मंडल। तो देखो दोस्तों, जितना मैंने पहले पढ़ा दिया वो तो ठीक है। बाकी अब उसके बाद जैसे मैंने ग्रह के बारे में बताया था, सौर मंडल की खोज बताई थी मैंने, निकोलस कोपरनिकस ने की थी। ग्रह गति नियम केपलर ने दिया था और निकोलस कोपरनिकस ने बताया था मध्य केंद्र में सूर्य है और उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। उन्होंने इसके ग्रह किसे कहते हैं, इनके 3 नियम भी दिए थे, वो मैंने सारी कुछ बता दिया। अब मैं उनको बारे में बताता हूँ जो ग्रह बताए थे। जैसे मैंने पहला ग्रह बताया था आपको, बुध ग्रह। अब बुध ग्रह के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? 3-4 बातें हैं जो इनके बारे में पूछी जा सकते हैं। जैसे एक तो बुध का यूनानी नाम या रोमन नाम क्या है, तो बुध का बोल सकते हैं अपन मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। अच्छा, अब इसको हम मरकरी बोलते हैं। मरकरी किसे कहते हैं? क्योंकि ये देवी देवताओं के नाम पे इनका नाम रखा गया है। अब मरकरी को किसे? वाणिज्य एवं निपुणता की देवी एवं निपुणता और देवता। ये वाणिज्य और निपुणता का एक देवता था रोमन में, जिसे पूछते थे तो उन्हें ये मरकरी के नाम से संबोधित करते थे। वाणिज्य और निपुणता ये तो हिंदी शब्द हो गया, लेकिन उनको ये मरकरी के नाम से करते हैं, इसलिए इन्होंने बुध ग्रह को भी किसका नाम दे दिया? मरकरी को, ठीक है। और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? ये सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के निकटतम। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह हो गया। इसके अलावा बुध ग्रह की एक और खासियत है, बुध ग्रह की एक खासियत क्या है कि ये सबसे पहले, बुध ग्रह सबसे पहले, अब देखो सबसे पास में, तो इसका मतलब जो परिक्रमा करेगा वो सबसे छोटा कम दीर्घ वृत्ताकार बनाएगा। तो सबसे छोटा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ का निर्माण। अब आप बोलोगे सर आपने छोटे शब्द का प्रयोग कर दिया और दीर्घ वृत्ताकार का प्रयोग कर दिया, लेकिन मैंने आपको ग्रह की जब परिभाषा बताई थी तब मैंने बताया था ग्रह उसे कहते हैं जो अपना एक दीर्घ वृत्ताकार परिपथ बनाते हो, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो इसलिए इसमें सबसे छोटा अर्थात छोटा बनाता है। जैसे सूर्य यहां पे हो गया, मैं बना देता हूं, ये सूर्य हो गया आपका, ये आपका बुध हो गया। अब ये बुध बनाएगा ना, वो ऐसे 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 घूमता घूमता एक परिपथ बनाएगा। इसके अलावा शुक्र ऐसे बनाएगा। अब बुध का छोटा है या शुक्र का छोटा है? या बृहस्पति ऐसे, फिर आगे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण, वरुण ऐसे बनाते चल जाएंगे। तो सबसे छोटा किसका आएगा? इसका आएगा। और दीर्घ वृत्ताकार परिपथ है, दीर्घ वृत्ताकार परिपथ है, इसलिए इसको दीर्घ वृत्त, सबसे छोटा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ है। चलो ठीक है।
ये आपका बुध ग्रह कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैंने बुध ग्रह के बारे में आपको बताया था, इसके किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। अब ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब विशेषताओं के अंतर्गत इससे ज्यादा इसमें से प्रश्न नहीं बनेंगे बुध ग्रह में से। चलो ठीक है दोस्तों, बुध ग्रह के अगला ग्रह देखते हैं अपन। बुध ग्रह के बाद में आएगा अपना शुक्र ग्रह। देखो शुक्र में से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे हुए हैं, और शुक्र में से जो प्रश्न पूछे हुए हैं उनका आजकल पैटर्न भी बदल चुका है। मैं आपसे खुद प्रश्न पूछता हूं, चलो ये बताइए कि सुबह के समय पूर्व दिशा में कौन सा तारा आपको दिखाई देता है, या फिर मैं आपसे पूछूं शाम के समय पश्चिम दिशा में कौन सा तारा दिखाई देता है। हम ये तो पढ़ लेते हैं भोर और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, लेकिन इसका जो भोर और सांझ का तारा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है, और जो शाम के समय है ये पश्चिम दिशा में एक चमकीला तारा के समय दिखाई देता है, उसका नाम है शुक्र ग्रह। तो अब इसकी विशेषताओं के बारे में चलो अपन पढ़ते हैं। तो इसकी विशेषता है सूर्य के, पहले इसका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने बुध को मरकरी कहा, उसी प्रकार शुक्र को वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस। और वीनस का अर्थ क्या होता है रोमन भाषा में, या रोमन भाषा में इसका अर्थ होता है प्यार और सुंदरता की देवी। प्यार और सुंदरता की देवी, इसका अर्थ होता है वीनस का। अब इसकी विशेषताओं और देखते हैं, और विशेषता कौन सी फेमस है इसकी। जैसे बुध है ना, वो सूर्य है, सूर्य के सबसे जो नजदीक है उसमें दूसरे नंबर पर आता है। सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह, सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह। अब देखो सूर्य के सबसे पास में तो बुध है, लेकिन सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह यह है, और यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक कैसा है? गर्म ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह। इसके अंदर, इसके अलावा यहां पे CO2 की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जितने भी ग्रह हैं उनमें से सर्वाधिक CO2 अगर किसी ग्रह पे पाई जाती है तो वो शुक्र ग्रह के ऊपर पाई जाती है। इसके अलावा इसे भोर और सांझ का तारा कहते हैं। देखो अब से पहले जो प्रश्न बनते थे वो तो डायरेक्ट बनते थे, भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं? सांझ का तारा, भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। लेकिन अब एग्जामिनर ने कुछ पिछले 2-3 साल से एग्जाम के जो प्रश्न है उनको घुमाना स्टार्ट कर दिया कि सुबह के समय पूर्व दिशा में कौन सा तारा दिखाई देता है, तो उसका नाम है शुक्र, और शाम के समय पश्चिम दिशा में कौन सा तारा दिखाई देता है, उसका नाम भी है शुक्र। ठीक है, ये इसकी शुक्र ग्रह की विशेषताएं होती है। इसके अलावा अपन और विशेषताओं की बात करते हैं। शुक्र के बाद आता है अपना पृथ्वी। शुक्र ग्रह के बाद में आता है अपना पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी को अपन अर्थ भी बोलते हैं इंग्लिश में, और पृथ्वी की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है, देखो सूर्य से निकटता के आधार पर तीसरा है। इसके अलावा ये जो इसमें जो पृथ्वी है इसका एक तो घनत्व है, वो 70% के आसपास इसका घनत्व, मतलब घनत्व अधिक है। इसका आयतन इसका अधिक है पृथ्वी का। इसके अलावा 70% के आसपास इसमें क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। अब जब ये पानी पाया जाता है तो पानी, जब अंतरिक्ष से हम पानी को देखते हैं तो ये पानी नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नीला ग्रह की संज्ञा, नीला ग्रह की संज्ञा किसे प्राप्त है? पृथ्वी को नीले ग्रह की संज्ञा प्राप्त है। इसके अलावा हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं तो पृथ्वी के, और इसके अलावा सर्वाधिक आयतन,
सर्वाधिक आयतन किसका है? पृथ्वी ग्रह का सर्वाधिक आयतन है। पृथ्वी के बाद में हम अगले ग्रह के बारे में आते हैं, और एकमात्र ग्रह, हाँ इसके बारे में ये भी है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है अभी तक, जिस पर जीवन संभव है। देखो अभी तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंगल ग्रह पर भी जीवन होगा, लेकिन हाल ही में 2023 में एक रिपोर्ट आई है और अमेरिका के नासा द्वारा प्रकाशित की गई है, उसमें ये पता चल रहा है कि जो मंगल ग्रह है उस पर तो जीवन ही नहीं हो सकता। अब इसका रीजन क्या बताया गया भाई मंगल पर जीवन क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो कभी भी जैसे ये भूगोलवेता ये घोषणाएं करते हैं या फिर ये अपने जो वक्तव्य देते हैं, ये किस आधार पर देते हैं? ये हमेशा भूकंप के जो झटके होते हैं उनके आधार पर उनकी सतह को देखते हैं। अंदर तक कोई नहीं जा सकता। पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है लगभग 12,000 किलोमीटर तक है, 12,741। अब 12,741 किलोमीटर का जो इसका व्यास है, अगर इसका अपन त्रिज्या भी निकालेंगे तो त्रिज्या लगभग 6,300 और कुछ हो गई। अब ये 6,000 मतलब 350 के आसपास मान लो, 6300 के आसपास। अब ये 6350 के आसपास कौन अंदर तक जाएगा? पृथ्वी के अंदर कोई नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अगर हम ट्यूबवेल भी करवाते हैं 100, 200, 400 फीट, 500 फीट का ट्यूबवेल होता है, 1000 फीट का होगा ज्यादा से ज्यादा, और ये किलोमीटर में बात चल रही है। तो आप सोचो कितनी गहराई में जाएंगे। तो इसलिए इनका अध्ययन करा जाता है। जब कब किया जाता है? जब भूकंप, जब भी भूकंप आएगा तब पृथ्वी की सतहों का अध्ययन किया जाएगा। तभी तो हाल ही में आपने देखा होगा तुर्की में भूकंप आया था, जिसमें भारत ने ऑपरेशन दोस्त चला के वहां पे फंसे हुए भारतीयों को बचाया था। तो जो तुर्की में भूकंप आया था उस समय भी पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया गया था, और पृथ्वी की पहले 3 जो सतह थी उनके अलावा 4 सतह बता दी गई। कौन सी? जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह थी उसको 2 भागों में बांट दिया, एक लावा और एक ठोस, एक द्रवित भाग और एक ठोस भाग। उसी प्रकार यहाँ पे भूकंप, यहाँ पे भी अभी क्या आया? भूकंप आया 2019 से लेकर और 2021 तक के बीच में पृथ्वी उसमें मंगल ग्रह पे भी क्या आए थे? भूकंप आए थे। और जब मंगल ग्रह पे भूकंप आया तो मंगल ग्रह पे दरारें चली, और दरारें चली तो इसके माध्यम से हमने क्या? सिस्मोग्राफी के माध्यम से इसकी सतह का अध्ययन किया। और जब हमने देखा जो इसका आंतरिक मंगल ग्रह, इसका जो आंतरिक भाग है, यह आंतरिक भाग कैसा है? ये द्रवित है। कैसा भाग है? द्रवित। और जब ये द्रवित भाग है तो इसका मतलब यहां पे ग्रेविटी नहीं पाई जाएगी, ग्रेविटी बहुत कम पाई जाएगी। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? जैसे ये हमारी पृथ्वी हुई, पृथ्वी के यहां में 3 सीमाएं पड़ी होगी, सियाल, सीमा और नेफे। मैं आपको पृथ्वी पढ़ाऊंगा तब मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार इस बात को समझो कि एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी, तो उसको बताने के लिए मैं इसको समझा रहा हूं, है ना। तो सियाल, सीमा, नेफे जो 3 परतें बताई गई थी, तो जो नेफे वाली परत है निकेल और क्रोमियम की बनी हुई है, लेकिन ये कैसी है? ठोस है। और ठोस है इसलिए इस पे ग्रेविटी है। जितनी ज्यादा ठोस होगी उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उस ग्रह की। अब इसकी क्या है? द्रवित है। और जब मंगल पे द्रवित है इसका मतलब ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं है तो इसका मतलब यहां पे जीवन पाना संभव भी नहीं है, जो 2023 की रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो गया। इससे पहले भी ये लिखते थे एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है कि वहां पे भाई H2O की मात्रा पाई गई, जल की मात्रा कुछ बूंदे पाई गई थी, तो उसके आधार पर हमने लगाया कि अगर H2O है इसका मतलब ऑक्सीजन भी वहां से प्राप्त हो जाएगा, और ऑक्सीजन के आधार पर जीवन। लेकिन एकमात्र ऑक्सीजन ही नहीं है जिससे जीवन संभव हो, ग्रेविटी भी होना जरूरी है। ठीक है, देखो हमने पृथ्वी पढ़ा, पृथ्वी के बाद में अगला ग्रह अपन पढ़ते हैं मंगल। मंगल ग्रह। अब ये मंगल को अपन मार्स कहते हैं। मार्स का अर्थ होता है युद्ध का देवता। उसमें इंक डालो एक और गौरव जी, इसमें तो ठीक नहीं चल रहा है। युद्ध का देवता मंगल को मार्स कहते हैं, और मार्स का अर्थ होता है युद्ध का देवता रोमन भाषा में।
ये यूनानी भाषा में। अब देखो मंगल ग्रह, मैंने इसके बारे में बताया था, इसके 2 उपग्रह हैं, दोनों बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछे, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इन दोनों ग्रहों का नाम नहीं पूछा। एक का नाम है फेवोस और दूसरे का नाम है डेमोस। और दूसरे का नाम है डेमोस, फेवोस और डेमोस। इसके अलावा यहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक, आयरन ऑक्साइड की मात्रा कैसी पाई जाती है? यहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। अब आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इस कारण यह लाल दिखाई देता है। और लाल दिखाई देने के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है, लाल ग्रह की संज्ञा। अब आपको समझ में आया भाई, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है, और आयरन ऑक्साइड की मात्रा जब सर्वाधिक है तो वह लाल दिखाई देगा, और लाल दिखाई देने के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। इसीलिए तो इसको युद्ध का देवता कहा जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो वो हमेशा कैसा हो जाता है? लाल पीला हो जाता है। ये भी हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं कि वो लाल पीला हो जाता है। इसलिए मंगल को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह की संज्ञा देते हैं। अगली चीज हम देखते हैं। अब देखो, आपने जब मैंने आपको डायग्राम बनाया था तब मैंने ये बताया था कि पहले बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर मंगल और बृहस्पति। इधर मंगल बनाया था और इधर बृहस्पति बनाया था। इनके बीच में मैंने एक छोटे छोटे ग्रहों की एक पट्टिका बनाई थी। उस ग्रह का नाम दिया था मैंने क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रहों को अपन अवांतर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कौन से ग्रह? अवांतर ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह ये क्या क्या होते हैं? इनकी परिभाषा यही, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको कि छोटी छोटी शब्दावलियों का भी प्रयोग करेंगे, और उन छोटी छोटी शब्दावलियों का मैं आपको अर्थ बताता चलूंगा कि उन छोटी छोटी शब्दावलियों का क्या क्या अर्थ होता है। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह ऐसे छोटे छोटे ग्रह या उपग्रह जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, और उनके एक निश्चित पट्टिका के रूप में ही है। वो ना तो इधर जाते ना इधर जाते, एक निश्चित पट्टिका के रूप में छोटे छोटे ग्रह, और मंगल और बृहस्पति के बीच में विद्यमान है, उनको हम क्षुद्र ग्रह की संख्या देते हैं। और इनकी जो संख्या है ये लगभग कितनी है? 80,000 है, लगभग 80,000। अच्छा, आपसे पूछ ले क्षुद्र ग्रह की संख्या कितनी है, तो आपको लगभग 80,000 आंसर देना है। तो और ये पूछा भी जा चुका है, क्षुद्र ग्रह की संख्या कितनी है? 80,000। अच्छा, ये कहां पे विद्यमान है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। चलो ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं अगला ग्रह जो आएगा अपना, उसका नाम है बृहस्पति। क्या नाम है अगले ग्रह का दोस्तों? बृहस्पति। बृहस्पति का जो यूनानी या रोमन नाम होता है उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं देवताओं का ग्रह। क्या बोलते हैं हम? देवताओं का ग्रह। अगर ये नाम याद नहीं रहे तो आप ये मान लेना, देवताओं के गुरु का नाम क्या था? बृहस्पति। तो देवताओं का ग्रह हो गया अपने आप ही। इसके अलावा बृहस्पति का देखते हैं, मैंने वहां पे बताया था सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका? पृथ्वी का। और यहां क्या है? सर्वाधिक आयतन। इसके अलावा बृहस्पति के बारे में देखते हैं, इसका जो उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड,
वो सर्वाधिक बड़ा है। गैनीमेड उपग्रह सर्वाधिक बड़ा। जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में जितने भी ग्रह हैं उनमें जितने भी उपग्रह हैं उन उपग्रहों में सर्वाधिक जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। और ये गैनीमेड उपग्रह कहां पे? बृहस्पति पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। चलो ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा बृहस्पति के बाद में अगला अपना ग्रह जो आएगा उसका नाम है शनि। उसका नाम क्या है? शनि। शनि। शनि के बारे में देखते हैं। तो देखो मैंने जब इसका चित्र बनाया था तो इस प्रकार से बनाया था। ये ऐसे बना लो, वापिस बना लो। मतलब एक तो जैसे ये हो गया शनि और इस पे क्या हो, एक छल्ला सा लगा हुआ है, तो इसे अलंकरण या बले वाला ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अलंकरण। भाई कोई भी अगर पुरुष या महिला अपने ऊपर आभूषण धारण कर लेती है, कोई कड़ा वगैरह, छल्ला वगैरह, तो ये क्या कर रहा था? इसका मतलब उसने क्या कर रखा है? आभूषण धारण कर रखा है, अर्थात वो सज धज के है, अलंकरण कर रखा है। तो इसे अलंकरण वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकरण वाला ग्रह। इससे पहले इसके नाम के बारे में देखते हैं। तो शनि को हम सैटर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सैटर्न। शनि को सैटर्न कहते हैं। और सैटर्न का अर्थ क्या होता है? सैटर्न का अर्थ होता है कृषि का देवता। कौन सा देवता? कृषि का देवता। शनि को हम किसका देवता कहते हैं? कृषि का देवता है। यह सर्वाधिक हल्का ग्रह है। जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक हल्का अगर कोई ग्रह है, सर्वाधिक हल्का ग्रह, हल्का ग्रह, अर्थात सबसे अधिक जो हल्का ग्रह है वो कौन सा है? अपना शनि ग्रह है। इसके अलावा शनि की विशेषताओं में देखते हैं अपन। जिसे अलंकरण या वलय वाला ग्रह भी कहते हैं। ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अलंकरण या बलय वाला ग्रह भी कहते हैं। सर्वाधिक हल्का हो गया सैटर्न, इसे कृषि का देवता कहते हैं। इसके अलावा दूसरा सर्वाधिक उपग्रह रखने वाला, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा हो गया? अपना शनि ग्रह हो गया। ये दोस्तों शनि ग्रह की विशेषता हो गई। शनि के बाद में अपने कौन सा ग्रह आता है? अरुण और वरुण। देखो दोस्तों वैसे मैंने ये आपको कंप्लीट बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार विशेषताओं को एक अलग चार्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं, ताकि आपसे कहीं पर ही एग्जाम में किसी प्रकार की गलती ना हो। क्योंकि आपको जैसे कि गौरव सर ने आपसे वादा किया था कि कंप्लीट सिलेबस बताया जाएगा A to Z, अगर आपको छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, उसी प्रकार हम आपके कसौटी पर खरा उतरेंगे जो आपसे वादा किया है। तो अगला जो आपका ग्रह आएगा शनि के बाद आएगा अरुण, अरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह के बारे में जो अरुण ग्रह है उसका नाम क्या है? तो अरुण ग्रह को हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। यूरेनस।
यूरेनस, अरुण ग्रह को हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। इसे स्वर्ग का देवता कहते हैं। किसका देवता कहते हैं दोस्तों? स्वर्ग का देवता। इसकी छोटी सी विशेषता है कि यह अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है। अपने अक्ष पर सर्वाधिक क्या किया हुआ है? ये झुका हुआ है, इसलिए इसे अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है। अब झुका हुआ है इसलिए, अब देखो कोई भी अगर आराम की मुद्रा में है, निंद्रा की मुद्रा में है, तो उसे स्वर्ग का, जिसे एक बात तो स्वर्ग क्या चीज है? जहां पर सभी प्रकार के ऐसो आराम हो, तो ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है, अर्थात लेटा हुआ है, तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कह सकते हैं। लेटा हुआ ग्रह, यह अपना किसका हो गया? अरुण ग्रह हो गया कंप्लीट। अरुण ग्रह के बाद में अपना आता है कौन सा? वरुण ग्रह। और एक और चीज आप देख सकते हो अरुण ग्रह के बारे में कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी के आधार पर द्वितीय ग्रह, सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह, मतलब सर्वाधिक दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह, मतलब सर्वाधिक दूर कौन सा है? वरुण। और दूसरा ग्रह कौन सा है? अरुण। तो इसलिए दूरी के आधार पर दूसरा सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? अपना अरुण ग्रह हो गया। अब अपना आता है वरुण ग्रह। सॉरी, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह, वरुण ग्रह को किस नाम से जानते हैं अपन? तो वरुण ग्रह को हम बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून, वरुण ग्रह को हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। और इसका जो अर्थ है, इसको हम बोलते हैं समुद्र का देवता। नेपच्यून को क्या बोलते हैं हम? समुद्र का देवता कहते हैं। समुद्र का देवता, ठीक है, समुद्र का देवता कह दिए। बाकी तो इसकी कोई विशेषता नहीं है। एक विशेषता ये लिख सकते हो आप, सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह। सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा हो गया? वरुण ग्रह हो गया। एक दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये तो आपके ग्रह कंप्लीट हो गए, एक आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे मैंने परिक्रमण और परिभ्रमण दो गतियां बताई थी, उन गतियों के आधार पर मैंने आपको बता दिया परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति का समय बता दिया, तो आप उस सारणी में देख के बता सकते हो कि सबसे कम जो परिक्रमा करने में सबसे कम जो समय लगाता है वो कौन सा ग्रह है, और सर्वाधिक समय लगाता है वो कौन सा ग्रह है। जैसे हमने पृथ्वी को देखा, पृथ्वी कितना समय लगाती है? 24 घंटे। इसके अलावा मंगल को देखा, वो भी कितना समय लगाता है? लगभग 1 दिन। तो ये परिक्रमा का सबसे छोटा कम समय लेने वाला ग्रह कौन सा गया? हमारा पृथ्वी हो गई। सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह हो गया। तो सर्वाधिक ग्रहों में जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बताया था वो परिक्रमण गति का काल बताया था 59,243 24 घंटे लगभग 1 दिन। लगभग इसके अलावा मैंने आपको बृहस्पति का बताया था 9 घंटे 56 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट और 17 घंटे 14 मिनट, 16 घंटे 7 मिनट। अब आप इसके आधार पर देख सकते हो कि सबसे कम समय कौन सा ले रहा है। तो जैसे 9 घंटे 56 मिनट का जो समय है, 9 घंटे 56 मिनट, ये सर्वाधिक कम है। अब ये कौन से ग्रह का आ गया?
ये बृहस्पति का हो गया, तो इसको सर्वाधिक कम में ले लेते हैं। सर्वाधिक समय कौन सा लेता है, तो 243 दिन सर्वाधिक हो गए, तो इसके आधार पर ले लेंगे परिक्रमण का। इसी प्रकार परिभ्रमण का आ जाएगा, तो परिभ्रमण के मैंने एक फोन नंबर के आधार पर आप याद कर लो कि एक फोन नंबर है ये, और फोन नंबर के जैसे आप याद कर सकते हो, जैसे उसको याद कर लो 88 225 365। अब देखो 365 में एक सही 1/4 भी लिखना है, 365 सही 1/4, 365 681 11.11 29.5। इसके अलावा आप 84 और 164। ये देखो 88 दिन आएगा, 225 भी दिन में आएगा, 365 सही 1/4 दिन आएगा, और 681 भी दिन आएगा, और ये 11.11 ये वर्ष में आएगा। 11 वर्ष 11 माह, इसका मतलब ये होता है 11.11 वर्ष। 29.5 वर्ष आ जाएगा, अर्थात 29 वर्ष 5 महीने। 84 वर्ष आ जाएगा, और 164 भी वर्ष आ जाएगा। अब बताओ, आप इनमें आराम से इस सारणी में देख के बता सकते हो सर्वाधिक समय कौन सा ले रहा है, 164 वर्ष वाला ले रहा है, तो इसका मतलब वरुण ग्रह सर्वाधिक दूर है, और दूर है तो इसका मतलब सर्वाधिक समय लेगा। किसमें सर्वाधिक समय लेगा, सूर्य के चक्कर लगाने में। सूर्य के चक्कर लगाने में सर्वाधिक समय किसको लगेगा, वरुण ग्रह को लगेगा। इसलिए मैंने यहां पे इस सारणी को बताया था, अन्यथा मैंने आपको कल ही ये सारणी कंप्लीट करवा दी, क्योंकि सर्वाधिक समय कितना है, 164 वर्ष लग रहा है। क्यों लग रहा है, इसको भी मैं एक बार समझा दूं। जैसे ये सूर्य है, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। अब ये सब के सब लगाएंगे इतना छोटा, इसका मार्ग इतना होगा, इसका मार्ग इतना होगा, दीर्घवृत्ताकार परिपथ इसका इतना होगा। अब देखो इसका कितना बड़ा बनेगा। अब आपने कभी आर्मी की दौड़ लगाई हो तो आपको पता होगा, हमेशा स्टूडेंट किधर की साइड जाता है, बल्ली की तरफ भागता है, चाहे बल्ली की लग जाए, लेकिन वो ग्राउंड की तरफ भागता है। क्यों भागता है, उसे पता चल जाता है अगर इधर से भागा तो ये 1600 मीटर का जो ग्राउंड है मेरा, ये 1600 मीटर का ना होगा, 2000 मीटर का हो जाएगा, अर्थात 2 किलोमीटर का हो जाएगा। इसलिए इसका दीर्घवृत्ताकार परिपथ भी बड़ा है, इसलिए इसको समय भी सबसे अधिक लगता है। ठीक है, एक ग्रह और आप देख सकते हैं, जैसे आपने कहीं ने यम पढ़ा होगा पुरानी किताबों में, नई किताबों में तो यम नहीं मिलता, पुरानी किताबों में यम को भी एक ग्रह का दर्जा दिया है। लेकिन यम, इसे क्या कहते हैं, प्लूटो। प्लूटो इसे 24 अगस्त 2006 को हमारे भूगोल वेताओं की जो मीटिंग हुई थी, कहां पे हुई थी, प्राग चेक गणराज्य में हुई थी। प्राग के चेक गणराज्य में, जो प्राग के चेक गणराज्य में जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे भूगोल वेताओं ने यह कहा था कि यम या प्लूटो है, ये ग्रह नहीं है, ये एक बोना ग्रह है। कैसा ग्रह है, बोना ग्रह है। क्यों, क्योंकि ये ग्रह की जो परिभाषा है कंप्लीट, जो इसकी जो 3 स्टेप दी गई है, उनको ये कंप्लीट नहीं करता। कौन कौन सी दी गई है, देखो एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूं। मैंने पहले बताया था ग्रह किसे कहेंगे। पहला, जो सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाता हो, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो या चक्कर लगाता हो, एक ही बात है, परिक्रमा करता हो। पहली शर्त तो यह है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरी इसकी शर्त क्या है, दूसरी इसकी शर्त है कि अपना दीर्घवृत्ताकार परिपथ बनाता हो।
दीर्घ वृत्ताकार परिपथ, परिपथ बनाता हो। तीसरी जो इसने शर्त रखी है, तीसरी शर्त इसने रखी है कि ये जो दीर्घवृत्ताकार परिपथ बना रहा है ना, इसको कोई दूसरा, एक ग्रह के दीर्घवृत्ताकार परिपथ को दूसरा ग्रह काटना नहीं चाहिए। दूसरे ग्रह द्वारा नहीं काटा जाता हो। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ये तीनों जो शर्तों को पूरा करेंगे वो ग्रह होंगे। मैंने बताया था ना, ग्रह गति नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था वहां पे, ठीक है। तो इसलिए इसको 24 अगस्त 2006 को क्या कर दिया, बोना ग्रह घोषित कर दिया। अब आपके ग्रह वाला टॉपिक कंप्लीट। एक हाँ, ग्रह में से एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। जैसे वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया था, फिर भी आपको बता देता हूं कि एक प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सब ग्रहों का आरोही क्रम लिखो या अवरोही क्रम लिखो, तो मैं बढ़ता हुआ क्रम लिख देता हूं। आरोही क्रम। जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है बुध। बुध के बाद में अपना शुक्र, शुक्र के बाद में है मंगल, मंगल के बाद में है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में है वरुण, वरुण के बाद में है अरुण, अरुण के बाद में है शनि, और शनि के बाद में है बृहस्पति। ये देखो आरोही क्रम है। अब अवरोही क्रम पूछे तो ऐसे कर देना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। एक तो ये क्रम पूछा जाता है। एक आपसे दूसरा क्रम पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा पृथ्वी से नजदीकी के आधार पर ग्रहों का क्रम बताइए। तो पृथ्वी से दूसरा प्रश्न पूछाएगा, पृथ्वी से नजदीकी के आधार पर, ये तो सूर्य से हो गया, ठीक है, और ये पृथ्वी से, पृथ्वी से नजदीकी के आधार पर ग्रहों का क्रम। अब ये कौन सा क्रम होता है? जैसे सबसे पहले पृथ्वी, अब पृथ्वी केंद्र में आएगी या पहले नंबर पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के जस्ट पड़ोस में आता है अपना शुक्र, तभी तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है। फिर आएगा मंगल, मंगल के बाद में आएगा बुध, बुध के बाद में आ जाएगा अपना बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आ जाएगा अपना शनि। अच्छा, इधर काउंटिंग अलग डल गई। शनि, शनि के बाद में आ जाएगा अपना अरुण, अरुण के बाद में आ जाएगा अपना वरुण, ठीक है। ये पृथ्वी से नजदीकी के आधार पर ग्रहों का क्रम है। इसके अलावा दोस्तों छोटे छोटे शब्दावली जो चलती है, उन शब्दावलियों में आपने पढ़ा होगा एक ब्लैक होल।
क्या पढ़ा होगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल किसे कहते हैं? बहुत बड़ा तारा हो और वो विस्फोट के बाद में एक बहुत बड़ा तारा हो और उसका विस्फोट हो जाए, बहुत खतरनाक तरीके से विस्फोट हो जाए और वो धुआं में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको ब्लैक होल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ब्लैक होल का नाम देते हैं। जो वायुमंडल में जितने भी धूल के कण हैं या ओस के कण हैं या हिम कण हैं, इन सभी को क्या करता है? अपने अंदर अवशोषित करता है, क्योंकि उसका विस्फोट हुआ है इसलिए। तो उसको किसके नाम से? बहुत बड़ा ग्रह बड़ा ग्रह विस्फोट के बाद एक कृष्ण का मतलब होता है काला। कृष्ण काला छिद्रनुमा आकृति, बहुत बड़ा ग्रह विस्फोट के बाद एक कृष्ण या काला छिद्रनुमा आकृति को ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ब्लैक होल कहते हैं। एक तो ये पढ़ा होगा आपने, एक आपने इसके बारे में एक छोटी सी शब्दावली और पढ़ी होगी। उस शब्दावली का नाम आपने देखा होगा। अच्छा, इससे पहले शब्दावली से पहले आपको बता देता हूं मैं, जो अपने उत्तर दिशा का ज्ञान होता है वो किस तारे से होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान हमको होता है ध्रुव तारे से। 7 तारों के समूह, जो 7 तारों का समूह होता है उसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि। सात तारों के समूह को सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। इसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। उत्तर दिशा का ज्ञान होता है उस तारे का नाम क्या है? ध्रुव तारा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इस चैनल को, क्योंकि फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं उसका जरूर से जरूर जवाब दूंगा। जय हिंद दोस्तों।